नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आस्था की परवाह किए बिना पदेन सदस्यों के तौर पर लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्यों का मुस्लिम होना जरूरी है। अदालत ने इस कानून को लेकर हो रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता भी जताई। अदालत ने कहा कि हिंसा की घटनाएं परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अदालत वक्फ अधिनियम के मामले पर सुनवाई कर रही है। हम आपको बता दें कि अदालत ने वक्फ अधिनियम पर रोक नहीं लगाई, परंतु केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई तीखे सवाल पूछे। अदालत ने पूछा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फों को पंजीकृत कराने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी वक्फ के रूप में मान्यता उसके ऐसे प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक निर्बाध उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक लिखित घोषणा ना की गई हो। पीठ ने कहा, आप उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे वक्फ को कैसे पंजीकृत करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। अदालत ने माना, हाँ कुछ दुरुपयोग है लेकिन वास्तविक भी हैं। अदालत ने कहा कि मैंने प्रीवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है, यदि आप इसे पूर्ववत करते हैं तो यह एक समस्या होगी। विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती, आप केवल आधार ले सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ अधिनियम के तहत शासित नहीं होना चाहता। पीठ ने इसके बाद मेहता से पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? इसे खुलकर कहें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब 100 या 200 साल पहले किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जाता था तो उसे अचानक वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधीन नहीं लिया जा सकता था और अन्यथा घोषित नहीं किया जा सकता था। पीठ ने कहा, आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकें की और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके पारित होने से पहले 98.2 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि एक उच्च न्यायालय को इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, 2 पहलू हैं जिन पर हम दोनों पक्षों से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे उच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिए। दूसरा, कहा उन्होंने कि संक्षेप में बताएं कि आप वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और निर्णय लेने में उच्चतम न्यायालय पर कोई रोक है। हम आपको यह बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि वह उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। सिब्बल ने पूछा, सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं। उन्होंने कहा, सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रभाव पूरे भारत में होगा और याचिकाओं को उच्च न्यायालय को नहीं भेजा जाना चाहिए। साथ ही वक्फ अधिनियम का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ करना इस्लाम की एक स्थापित प्रथा है और इसे छीना नहीं जा सकता। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र ने हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया था। वहीं लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे। इस तरह यह दोनों सदनों से पारित हो गया था। एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, द्रमुक, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद की याचिकाओं सहित 72 याचिकाएं अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं। केंद्र ने 8 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की अपील की थी। हम आपको बता दें कि किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए कैविएट दायर की जाती है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं अदालत में सुनवाई के बाद विभिन्न याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कहा है।
चीफ जस्टिस साहब अपने दो कलीग्स के साथ सबकी बातें सुने और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोगों की जो चिंता है उसको एड्रेस की जाएगी और ये जो बुलडोज किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले हुए उस पर फैसला होगा और कल आधे घंटे और सुनने की बात है। उसके बाद डिटेल में वहां से जजमेंट मिलेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है और हमें यकीन है कि फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हक में होगा। तो पूर्ण हियरिंग है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुनवाई कर रही है और जो भी परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, जो भी फैसले आएंगे वो अच्छे होंगे। हमारी सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना और ये अपनानी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, अमन चैन रहना चाहिए। इस तरह की जैसी ममता दीदी ने भाषा का प्रयोग किया, ये संवैधानिक भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कहीं से भी उचित नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहिए हम सर्वोच्च न्यायालय आएंगे, आप कहती पार्टी बन के आती, हमारे और भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, इस्लाम को मानने वाले भारी मात्रा में आए हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो कह सकते, लेकिन ऐसे कहना और जो वेस्ट बंगाल में दंगे हो रहे हैं वो उचित नहीं है। बांग्लादेश अलग है, वेस्ट बंगाल हमारा अपना है, बचा हुआ है, उसमें हमारे अपने लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहते हैं। यहाँ गंगा जमनी सभ्यता रहनी चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जिस निर्माती सभा के सदस्य रहे उसका संविधान लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, महामहिम राष्ट्रपति जी की, लोकसभा राज्यसभा की भी गरिमा होनी चाहिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को लगा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया, उसमें चर्चा पे भाग नहीं लिया, उन्होंने नहीं बोला। उनकी बहुत प्रिय बहन, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी नई सांसद बनी, लोकसभा में होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, वो नहीं थी वहां, वो विदेश में थी। इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। Hearing was commenced today. We started the hearing and the charge from the side of the petitioner was led by Mr. Kapil Sibal, senior advocate, followed by Mr. Sanjay Hegde, senior advocate, Mr. Rajiv Dhawan, and other senior advocates. And from the indication that we got from the bench, the bench was considering passing ad interim injunction on certain provisions, staying certain provisions. However, the hearing will continue tomorrow, and we will hopefully we'll get an opportunity to give a rejoinder to what the state has been saying. And we are very hopeful for a positive outcome. देखिए, एक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है, किसी भी पिटीशन को जब फाइल किया जाता है तो कोर्ट के सामने पहली तारीख पे उस पर एडमिशन के ऊपर बहस होती है और देन उस पर नोटिस इशू करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है अपोजिशन को और इंटरिम पे आर्गुमेंट्स होते हैं। तो आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहां पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से। कई पिटीशंस थी जिसमें मिस्टर ओवैसी की पिटीशन थी, अन्य भी कई लोगों की पिटीशंस थी। वहां पे सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने और हम लोगों ने अपने अपनी पिटीशंस पे बहस की। हमारी पिटीशन बिहार आरजेडी के एमएलए मिस्टर इजहार असफी के बिहाफ पे थी, जो कोचाधामन कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीजों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूंकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए।
My name is Dikshita Gohil. I practice before the Supreme Court and Bombay High Court. We have filed a petition on behalf of TVK, President Actor Vijay, and we are being led by Dr. Abhishek Manu Singhvi. We have filed this petition against the Waqf Amendment Act 2025 because we believe that Muslims, just like any other religious denomination, have a right to practice their religion freely, including giving donations to the charity. Today, the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, has heard us at length. There has been a simple adjournment, and tomorrow the matter is listed at 2 o'clock for further hearing on grant of interim relief. देखिए, जो PIL डली है, ये ओवैसी जी की तरफ से डली है कि जो ऑलरेडी एक AIMI के नेता हैं और जो हिंदुओं के खिलाफ विवाद देने में वो बहुत ही ज्यादा जो उनके विवाद हैं वो उन्होंने बहुत ही हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। तो एक ऐसा पक्षकार जो सीधा ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे, तो पहले तो उनकी जो पिटीशन है उसको एडमिट ही नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम पक्ष ने कुछ बिंदु उठाए, पहला था वक्फ बाय यूजर जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति करी। दूसरा ये था कि भाई जो वक्फ बोर्ड के जो नए बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स अमेंडमेंट के बाद जो गठित हुए हैं उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जोड़ा गया है उसको लेकर के उन लोग को आपत्ति थी। तो यहाँ पे हमारा हिंदुओं पक्ष का ये कहना है न्यायालय के समक्ष कि देखिए 1995 के वक्फ बोर्ड में ये था कि वक्फ बोर्ड ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है, पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। दूसरा, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष भी बहुत सारी ऐसी याचिकाएं पेंडिंग है जहां पे पहले पिछले वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात ये है कि जब कमेंट्स में जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था, तो उस चीज को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।